किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। महिला किसानों को मिले आर्थिक सुरक्षा, वैज्ञानिक खेती से रबी लक्ष्य पाने का फैसला, चीनी मिलें बंद नहीं होंगी, नोटिस जारी। उत्तर प्रदेश में चावल अनुसंधान का साउथ एशियन हब बनेगा और आज से वन्य प्राणी सप्ताह की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों जलवायु परिवर्तन पर कार्यशाला आहूत की गई, जिसमें गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप द्वारा जलवायु परिवर्तन स्थितियों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि आधारित आजीविका व महिला किसानों की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यशाला में ग्रुप के अध्यक्ष ने बताया कि जलवायु अनुकूलन कृषि के परंपरागत ज्ञान, बीज चयन, संरक्षण, परिष्करण, जैविक खाद विधियां को कृषि प्रसार सेवाओं के अंतर्गत जोड़ा जाए, शोध एवं विस्तार में निवेश किया जाए, जलवायु परिवर्तन मापक यंत्रों के बाबत जानकारी दी जाए। उन्होंने आगे बताया कि महिला किसानों को मौसम बदलाव के जोखिम से निपटने हेतु बीमा, फसल बीमा, कृषि दुर्घटना बीमा तथा पशु बीमा का लाभ सुनिश्चित किया जाए। महिला किसानों को कृषि की प्रचलित परिभाषाओं के दायरे में लाकर किसान के रूप में स्थापित किया जाए, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा व आर्थिक सुरक्षा में उनका योगदान सुनिश्चित हो सके। कमजोर मानसून के चलते खरीफ फसलों से अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पाने की भरपाई रबी में वैज्ञानिक खेती के जरिए करेंगे। इसके लिए जिलों में कार्यशालाएं व गांवों में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम किए जाएंगे। बीज, उर्वरक व कृषि रक्षा रसायन के अलावा बायो फर्टिलाइजर समय से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे। पिछले दिनों कृषि भवन में राज्य स्तरीय उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त ने प्रदेश के 42 जिलों में सूखे जैसी स्थिति पर चिंता व्यक्त की। प्रमुख सचिव कृषि ने गत रबी व खरीफ की फसल में खराब मौसम से नुकसान का हवाला देते हुए इस बार रबी में 201 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य निर्धारण की जानकारी दी। गन्ना किसानों के हित में राज्य सरकार कोई भी चीनी मिल बंद नहीं होने देगी। आगामी सत्र में पेराई नहीं करने वाली चीनी मिलों को नोटिस जारी करते हुए सरकार ने समय से गन्ना खरीद आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश पर सक्रिय हुए गन्ना विभाग ने पेराई न करने की घोषणा करने वाली मिलों को नोटिस जारी की है। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की व्यवस्था करने की हिदायत देते हुए बकाया 4,284 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जल्द डालने को कहा गया है। पेराई सत्र 2014-15 का 16,360 करोड़ का भुगतान हो चुका है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिले अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के उप महानिदेशक ने प्रदेश में संस्थान का साउथ एशियन हब स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। मुख्यमंत्री आवास पर 1 घंटे की बैठक में धान उत्पादन से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा हुई। उप महानिदेशक ने उत्तर प्रदेश में धान की उन्नत किस्में विकसित करने की बेहतर संभावनाएं व्यक्त की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हब स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने उप महानिदेशक को आश्वस्त किया कि हब बनाने में सरकार पूरी मदद करेगी। मुलाकात में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का समुचित लाभ व लघु एवं सीमांत किसानों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। प्रदेश में आज से वन्य प्राणी सप्ताह की शुरुआत हो गई है। हर्ष का विषय है कि वन विभाग द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से वन्य प्राणियों के संरक्षण व संवर्धन के लिए जन जागरूकता पैदा करने हेतु दिनांक 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2015 तक प्रदेश भर में वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वन्य प्राणी प्रकृति के अमूल्य उपहार हैं। इनके लिए निरंतर अनुकूल प्राकृतवास बनाए रखने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सहित प्रदेश में स्थित 25 अन्य वन्य विहारों में प्राकृतवास विकास के कार्य इसी दिशा में विशिष्ट प्रयास हैं। तो ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियों के साथ फिर होंगे उपस्थित। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें।
अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, अपने इस कार्यक्रम के दौरान हम कोई समसामयिक विषय लेते हैं और उस विषय से संबंधित आपकी जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान अपने एक विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। तो आज के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है कृषि में सामयिक कार्य, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ लखनऊ डॉक्टर राजवीर सिंह राठौर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहनों भाइयों, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त करें, हम आपको बता दें कि हमारी सभी फोन लाइनें खुल चुकी हैं। आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारे फोन नंबर नोट करें। हमारे फोन नंबर है 0522 22 88 698। दूसरा नंबर है 0522 22 0 5756। टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें 1800 180 5233। बहनों भाइयों, जब भी आप हमें फोन करें तो अपनी टीवी की आवाज जरूर धीमी कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके। तो आइए रुख करते हैं अपने विषय की ओर और जानकारी प्राप्त करते हैं कृषि में सामयिक कार्यों के बारे में। डॉक्टर साहब, इस बार वर्षा बहुत कम हुई, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हमारी खरीफ की फसलें हुई। इस समय हमारे धान की फसल हमारे खेतों में खड़ी है, तो इस समय हमें कौन कौन से उसमें सामयिक कार्य करना है? देखिए सुनील जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि इस बार जो है बारिश ने हमारा साथ नहीं दिया जी। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और जो बरसात के आंकड़े अभी तक के आए हैं उसके अनुसार देखा जाए तो औसतन करीब 55% के आसपास बरसात हमें प्राप्त हुई है, जो औसत वर्षा होती है उसका जी। तो ऐसे उसमें आप समझ सकते हैं कि हमारी जो प्रदेश की धान एक मुख्य फसल है जी। तो अब जो धान की फसल है वो जो कहते हैं ना कि पानी का और धान का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल सर। तो अब जो
पानी की जैसे आपने कहा कि कमी हो रही है, और विशेष रूप से ये जो समय है इस पे अगर कहीं नमी की कमी रहती है तो हमारी फसल बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इसीलिए कि दाना अभी बनने वाला है और दूधिया स्टेज में है दाने की, मान लीजिए, तो अगर इस स्टेज पे नमी कमी रह जाती है, इस अवस्था में नमी की कमी रह जाती है, तो जो हमारा दाना है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है और जिससे जो हमारी उत्पादकता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो किसान भाइयों के लिए यही है कि धान की फसल में, खेतों में पर्याप्त नमी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका लिए निरीक्षण करते रहेंगे अगर? हाँ, वैसे तो देखा जाए जब भाई बरसात हो नहीं रही है तो लेकिन जब बरसात होती है तब तो ये रहता है कि किसान भाई पानी भरे भी रहता है तो कोई नहीं। अब ज्यादातर प्रदेश की सिंचाई की जो अगर हम कहें संसाधन की बात करें तो नहरें हैं और ट्यूबवेल हैं, और ट्यूबवेल भी निजी ट्यूबवेल ज्यादा हैं। तो जब निजी ट्यूबवेल की बात आती है तो थोड़ा सा खर्च करना पड़ता है, तो बड़ा समझ करके सिंचाई करने की बात होती है कि जितना पानी आवश्यक हो उतना ही दें। अतिरिक्त पानी देने से कोई फसल को जो है लाभ भी नहीं होना है और वो भी अनावश्यक जो है अभिप्राय ये है डॉक्टर साहब की नमी बरकरार रखें। तो एक तो ये महत्वपूर्ण है। बाकी ये जरूर है कि थोड़ा सा निगरानी रखें फसलों की, कि कोई अब वैसे तो अब परिपक्वता की ओर बढ़ रही हैं फसलें, लेकिन कहीं अगर कोई कीड़ दिखाई देते हैं, रोग की भी संभावना रहती है डॉक्टर साहब। अब वैसे तो जो है ज्यादा हम इस अवस्था में ये कहेंगे कि रासायनिक उपायों की तरफ हम नहीं संशोधित करना चाहेंगे, क्योंकि अब फसल परिपक्वता की ओर जा रही है। लेकिन थोड़ी सी निगरानी रखें। जिन किसान भाइयों ने मान लीजिए विलंब से धान लगाई थी और उनकी फसलों में अगर ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, तो हम जरूर कहेंगे कि भाई हाँ, रसायन उपाय भी अगर आवश्यक हो तो करें और अन्यथा रासायनिक उपायों का ज्यादा उपयोग न करें। तो एक तो ये है कि धान की फसल जैसे भी तैयार होती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अब हो रहा है कि अब रबी की फसलों की तैयारी का ये बहुत सही समय है। इसीलिए भी कि प्रदेश में इस बार जो आपने शुरू में ही कहा कि बारिश थोड़ी कम हुई, तो उसके कारण जैसे बुंदेलखंड अंचल है हमारा क्षेत्र, और उसके अलावा भी बहुत बड़ा भूभाग ऐसा भी है कि जहाँ पे सिंचाई के संसाधन नहीं है। तो नमी, जो भी पर्याप्त नमी है, इस नमी का पर्याप्त लाभ उठाएं और उन क्षेत्रों में जहाँ विशेष रूप से असिंचित क्षेत्र हैं, रबी की जहाँ चने की बुवाई करने की बात होती है, अलसी की बुवाई करने की बात है, राई सरसों की बुवाई करने की बात है, ये बहुत मुफीद समय है कि पर्याप्त नमी की रहते रहते हम उसमें बुवाई कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो किस तरह की हमें रबी की फसलों की तैयारी करनी? देखिए, अभी तो अगर हम बात करें तो दलहनी फसलों का बहुत बड़ा क्षेत्र, और हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए अरहर की दाल अगर शहर में बैठ करके तो खरीदते हैं हम लोग 130 रुपए किलो, 140 रुपए किलो, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और उड़द मूंग का भी वही हाल है। तो जो रबी की मुख्य फसलों में अगर दलहन की बात करें तो एक तो चने की फसल है, मसूर की फसल है, मटर की फसल है, ये मुख्य रूप से दलहनी फसलें हैं। तो इनमें एक तो ये है कि भाई हम बीज, एक बहुत जरूरी है कि हम अच्छा ही बीज प्रयोग करें, और इसके लिए मेरा सुझाव होगा किसान भाइयों से कि जो कृषि विभाग के जो केंद्र हैं, बीज केंद्र हैं, उनसे ही खरीदें या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करके उनसे बीज खरीदें। तो बीज डॉक्टर साहब, हमारे एक दर्शक मधेपुरा बिहार से फोन लाइन पर है। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं आप? धान में ललकी लग रहा है, लाल लाल हो रहा है गाछी, और जो है पौधा में वृद्धि नहीं हो रहा है, नीचे की तरफ गल रहा है। नहीं, पानी भरा हुआ है क्या खेत में? कट गया। अब पानी रहता है तो भी, पानी नहीं भी रहता है तो भी ये होते रहता। नहीं, आप देखें जो एक जड़ों में कीड़ा लग जाता है, बीवल रहती है, तो अगर वो कहीं लगा है तो इनको उसके नियंत्रण के लिए या तो कार्बोफ्यूरान दवाई है उसका जो है उपयोग करें तो इनकी ये समस्या होगी, समस्या का निदान होगा। हम लोग बात कर रहे थे हम अपनी चर्चा पे रबी फसलों में और दलहनी फसलों में। तो एक तो ये है कि सही बीज लें जो
ये विश्वास हो कि जो हम बीज ले रहे हैं सही बीज। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जब किसान भाई हमारे बीज लेते हैं या प्रजातियों का चयन करते हैं तो बड़े असमंजस की स्थिति में होते हैं कि हम किस तरह की प्रजातियों का चयन करें। देखिए, तो प्रजातियों का चयन करते समय उन्हें कौन सी बात ध्यान देखिए, प्रजातियों का सबसे बड़ी बात तो है कि पहले तो ये होता था कि बहुत गिनी चुनी प्रजातियां रहती थी। आज की स्थिति में सभी फसलों की, चाहे हम चने की बात करें, चाहे मसूर की बात करें, चाहे मटर की बात करें, बहुत सारी किस्में आ गई और अच्छी अच्छी किस्में आ गई। तो आप अपने जो क्षेत्र में जो भी उपलब्ध हो अच्छे बीज, जिस भी स्रोत से, जो हमने स्रोत बताए उनसे लेंगे, जो भी प्रजातियां हैं उनसे बीज लें। उनके यहाँ से बीज लेते हैं तो एक तो ये है कि वो शोधित बीज होता है, तो वो समस्या नहीं होती है। दूसरा, अगर मान लीजिए पिछले साल आपने कहीं से अच्छा बीज लिया था, उस बीज को इस साल फिर से उपयोग करना चाहते हैं, तो एक दलहनी फसलों में एक कहा जाता है FIR। जैसे FIR सभी लोग जानते हैं, लेकिन FIR का यहाँ मेरा तात्पर्य है कि पहले तो फंजीसाइड, जो रोग लगते हैं, फफूंदी नाशक हैं, उनके उपचार का प्रयोग किया जाए। और फिर F के बाद आया I, तो I मतलब इंसेक्टिसाइड, जो कीड़े लगते हैं उनके रोकथाम के लिए इंतजाम किया जाए। और R मतलब राइजोबियम से है कल्चर। तो दलहनी फसलों में ये उपचार बहुत जरूरी है कि अगर आप अपना बीज उपयोग कर रहे हैं तो पहले तो कोई भी फंजीसाइड से उसका उपचार है, और फिर इंसेक्टिसाइड से, और आखिरी में राइजोबियम कल्चर की इसलिए भी हम बात करना चाह रहे हैं कि देखिए, फर्टिलाइजर वैसे भी महंगे होते हैं और उसमें नाइट्रोजन की ज्यादा दलहनी फसलों में आवश्यकता नहीं होती है। तो जो राइजोबियम कल्चर होता है उसी से अगर हम दलहनी फसलों के बीजों को उपचारित कर दें तो बहुत कम, जो विशेष रूप से नाइट्रोजन अगर 20 किलो की देते हैं, वो फिर अपने वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उसमें करते हैं, जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं, गांठें बनती हैं, गांठों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और उसके कारण पौधों को मिलते रहता है। तो दूसरा एक ये भी है कि आजकल फास्फेट सॉल्युबलाइजर भी आ रहे हैं। ये क्या है डॉक्टर साहब? तो ये जो दलहनी फसलों में फास्फोरस तत्व की ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन जो फास्फोरस किसान भाई जमीन में DAP से डालते हैं या दूसरे उर्वरकों के माध्यम से डालते हैं, पूरा का पूरा फसल उपयोग नहीं कर पाती है और वो जमीन में, मिट्टी में जाकर के स्थिर हो जाता है। तो जो अनुपयुक्त रह गया है, अगर हम फास्फेट सॉल्युबलाइजर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उसका उपयोग करें तो जो जमीन में स्थिर रह गया, जो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसको घुलनशील अवस्था में ये कर देता है और पौधे को वो उपलब्ध होने लगता है। हाँ, मतलब जितनी मात्रा मिलनी चाहिए वो मिलने लगती है। तो एक ये है कि आप जो उर्वरक डाल भी रहे हैं, फास्फोरसधारी उर्वरक डाल रहे हैं, उसका आपका नुकसान नहीं होगा, पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे बीज शोधन की बात करी, क्या भूमि शोधन की भी आवश्यकता होती है? भूमि शोधन की भी आवश्यकता होती है और भूमि शोधन की देखिए, जहाँ पे असिंचित अवस्थाएं होती हैं, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि या तो उसमें दलहनी फसलों में भी चने की ही जैसे हम बात करें तो बिल्ट, जो उकठा रोग लगता है, उकठा रोग लगने लगता है। तो हालांकि में सबसे बढ़िया तो ये है कि सोलराइजेशन की जो बात करते हैं कि उसकी थोड़ी सी जुताई कर दो, खुला छोड़ दो, तो वो बहुत बड़ा जो है फायदेमंद होता है। और बाकी जो ट्राइकोडर्मा और उसको अगर हम गोबर की खाद में, पकी गोबर की खाद में मिला करके और खेत में डाल दें तो उससे काफी कुछ हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, वो शोधित हो जाती है। वो सबसे बढ़िया उपाय रहता है। तो एक हमने दलहन की बात। दूसरा, अभी ये बहुत उचित समय है आलू की बुआई का भी। किसान भाई काफी आलू की फसल प्रदेश की मुख्य फसल भी है और एक तरह से कहें जो नकदी फसलों में उसकी गिनती होती है और किसान भाइयों की जो एक आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से भी जो है बहुत तो अब किस तरह की आप आलू की फसल लेना चाहते हैं? एक तो ये है कि सामान्य फसल हम लेना चाहते हैं तो कुफरी बहार है, कुफरी सदाबहार है, पुखराज है, चंद्रमुखी है, ये प्रजातियां हैं। दूसरा, आजकल काफी रुझान हुआ है कि जो हम प्रोसेसिंग के पर्पज के लिए भी जो प्रजातियां ली जाती हैं वो वही प्रजातियां नहीं रहती हैं। तो उसमें जैसे चिपसोना 1 है, चिपसोना 3 है, सूर्या है, ये प्रजातियों की
ज्यादा पसंद की जाती है। तो अगर हम जैसे चिप्स बनाने के लिए या कहीं ऐसे उद्योगों से अपना संपर्क साध कर सकते हैं, मतलब आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत, तो ये बहुत। और उत्तर प्रदेश में आलू के तहत काफी क्षेत्र बढ़ा है और काफी लोगों की रुझान बढ़ा है, तो ये जरूरी है। लेकिन आलू के में भी ये जरूरी है कि बीज 1 सप्ताह के पहले जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं उससे बाहर निकाल लें और अंकुरित बीज न उपयोग करें किसान भाई। अच्छा, इस बात ये आंख 2 से 3 आंखें हो, छोटे छोटे साइज का आलू हो जिसका करीब 25 ग्राम के आसपास जिसका वजन हो, छोटे छोटे आलू और काट के न बोएं, काट के न बोएं, क्योंकि इसीलिए कि उसमें फिर जो आपने कहा था कि मृदा शोधन की बात की, जो मृदा जनित समस्याएं होती हैं वो हो जाती हैं कटे आलू के ऊपर, कटे हुए आलू। तो कोशिश करें साबुत आलू ही, छोटे साइज आकार का। तो ये जो है एक दूसरा, एक और अभी जो है हमारे प्रदेश में शरदकालीन जो गन्ना है, शरदकालीन गन्ने का भी काफी क्षेत्र है। और इस शरदकालीन गन्ने में एक ये होता है कि भाई जो है थोड़ा सा इसकी बढ़वार के लिए ये कहें खेत में ये फसल ज्यादा दिनों तक रहती है, तो जो रिकवरी होती है, जो शुगर की रिकवरी होती है वो थोड़ा अच्छी होती है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब हमें करना क्या पड़ेगा? तो अभी ये है शरदकालीन गन्ने के लिए भी, जैसे हमारे शाहजहांपुर में और शिवरी में जो गन्ना के 2 अनुसंधान केंद्र हैं, इनसे हम बार बार किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि जो बीज है, बीज बहुत महत्वपूर्ण होता है और इन्हीं केंद्रों से जो हमारे, ये हमें विश्वास होता है कि इन केंद्रों से अगर हम बीज लेंगे तो अच्छा बीज होगा। ये दोनों ही अगर पूर्वी अंचल में कहें तो शिवरी में हमारा अनुसंधान केंद्र है और मध्य में बात करें शाहजहांपुर है, इनके यहाँ की प्रजातियों का बीज लें और उसकी बुवाई करें। यानी बीज की गुणवत्ता के साथ आप कोई समझौता न करें। देखिए, अगर कहीं से कुछ भी बो देंगे तो फिर उसमें रोग दोग सब जो है संभावनाएं रहती हैं, तो इनका जो है ले। और दूसरा एक और कहना चाहेंगे कि देखो, मौसम पिछले बार भी हमारे रबी में साथ नहीं दिया और अभी खरीफ में भी हम तो यही कहेंगे कि बहुत बढ़िया प्रतिकूल मौसम ही रहा। अब ये कहा जाता है कि एक फसल बो तो जो है उतना लाभ नहीं हो पाता है, कई बार जो है कोई नुकसान हो जाता है, तो अंतः फसली फसलों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। तो क्या गन्ने के साथ में भी किसान भाई आलू लगा सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, बहुत सारी फसलें हैं जिनको जो है लगा सकते हैं। और इनकी बुवाई के लिए भी एक ये है कि जो यहाँ पे लखनऊ में ही जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये गन्ना का शोध केंद्र है, इन लोगों ने एक प्लांटर तैयार किया है। तो वो गन्ने के साथ आलू की बुवाई के लिए भी है। दूसरा ये है कि आप जो है अब ये कहते हैं कि 2 लाइनें एक साथ बोएं और बीच में ज्यादा जगह रहे, तो डबल पेयर्ड लाइन कहते हैं, डबल लाइन के लिए। इसके लिए भी इन्होंने यंत्र विकसित किया और उस पर काफी सरकार भी जोर दे रही है उसके प्रचार प्रसार के लिए, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। और उससे ये है कि थोड़ी सी लागत भी कम हो जाती है, जो रुपाई में गन्ने के में भी लगाने में, बुवाई में जो हमारा मैन पावर लगता है उसकी बचत हो जाती है। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। तो एक तो हमने गन्ने के लिए जो है थोड़ा सा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आगरा से हमारे एक दर्शक पारस जी फोन लाइन पर है। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं पारस जी? हाँ जी सर, ये मेरा जो बाजरे की बालें हैं वो लाल हो गई हैं सर। देखिए, अब हम बार बार इनको, अब तो जो है अब अर्गट एक बीमारी होती है। अच्छा, उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, तो अब ये है कि इस स्टेज पे तो देखो बहुत ज्यादा बाजरा की फसल तो दिवाली के पहले जो है कटने की बात आती है और उसके बाद जो है ये होता है कि भाई अब गेहूं, जिनके जहां सिंचाई की सुविधाएं हैं वो गेहूं लेते हैं, या बाजरे के साथ इन्होंने अरहर को मिला के बोया होगा तो वो लेंगे। तो डॉक्टर साहब उसको निकाल, उसको जो है सिवाय इसके कि वो बढ़े नहीं और प्रसारित न हो उनके खेत में, उसको निकाल करके खत्म कर दें। ये सब जहां दिखे तो उसको निकाल, ये ज्यादा जो है वो, और इसीलिए ये सब समस्याएं होती हैं। बार बार हम आपसे सुनील जी कह रहे हैं कि बीज बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा। आप जहां से बाजरा का भी बीज है, बाजरा में भी आजकल इतने संकर बीज आ गए हैं और कई बार किसान भाई ठगे भी जाते हैं। तो अब तो इनकी फसल तैयारी पे होगी, उसमें बहुत ज्यादा हम उसका ये कि भाई आप ये करिए उससे ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसान
इनकी भरपाई नहीं होगी। जो भी अब दिखाई देता है उन बालियों को निकाल करके और नष्ट करें, जिससे कि वो और जो है खेत में फैले नहीं। डॉक्टर साहब वाराणसी से विशाल जी फोन लाइन पर है जी। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि ठंडी आ रही है तो इस समय हरा चारा हम कैसे प्राप्त करें? ओके जी, देखो ये दुधारू पशुओं के लिए ये समय बरसीम बुवाई का सबसे उपयुक्त समय है। अच्छा। और बरसीम जो है सबसे बढ़िया, वैसे बरसीम बो सकते हैं, ओट बो सकते हैं। अच्छा, जई कहते हैं। तो इस समय पे जो सर्दियों में, क्योंकि जो चरी वाला रहता है वो गर्मियों में बोएं या फिर उधर फरवरी में जाके बोएं। एमपी चरी या ज्वार का जो है वो रहता है, वो समय रहता है। इस समय हरे चारे के लिए सबसे बढ़िया तो इनका बरसीम। तो बरसीम के भी फिर वही बात आ जाती है कि बीज के लिए बीज जो है या तो पशुपालन विभाग से संपर्क करें। अच्छा। या झांसी में जो एक ग्रासलैंड इंस्टीट्यूट है उनके यहाँ से बीज ये प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा बीज मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिले के स्तर पर भी तो कुछ इस तरह के केंद्र होते हैं जहाँ से मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसमें जो है आप जो पशुपालन विभाग के भी केंद्र हैं। हाँ। जैसे वहाँ बैठे हैं बनारस में, कह रहे हैं जो BHU विश्वविद्यालय है। हाँ, उनके यहाँ भी कृषि का एक संस्थान है पूरा, और उनके यहाँ भी बीज उपलब्ध रहते हैं। उनसे भी ये वहाँ संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब रितेश जी महाराजगंज से फोन लाइन पर है। हेलो। हाँ रितेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? धान के बाली में हमारे अभी बालियां फूट नहीं रही हैं धान में। नहीं, बालियां फूट नहीं रही। अब कब लगाया है आपने और कौन सी फसल, कौन सी प्रजाति लगाई थी? धान की फसल में जो बालियां अब फूट नहीं रही। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सी प्रजाति लगाई थी, कितने दिन की, देखो, और कब लगाई थी। अगर लंबी अवधि की प्रजाति लगाई होगी, देखो, हाँ ठीक है, और कब लगाई थी? मई में ही लगा था जी। मई में? हाँ, मई के लास्ट में या जून में लास्ट में लगा था। नहीं, मई के लास्ट में आपने धान में की रुपाई तो नहीं की होगी। जी। अच्छा, नहीं, धान की रुपाई नहीं की होगी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उस समय देखो, जो सांबा प्रजाति है लंबी अवधि की प्रजाति है। ठीक है, उस समय पे नर्सरी डालने के लिए हम लोग कहते हैं कि लंबी अवधि की प्रजाति है, इसीलिए मई के आखिरी में नर्सरी डालो। इन्होंने लगाया होगा, उसकी करीब 145 से 140 दिन लगते हैं। अच्छा, लंबी अवधि की प्रजाति होती है। तो अब उसका टाइम है। और ये जरूर है कि इन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं है कोई किसी ने जो है, जैसे बहुत सारी बीज कंपनी है वो क्या कह रही है, शोध वाला बीज है, रिसर्च बीज है। संकर बीज भी नहीं, संकर तो अलग बात है। अच्छा। संकर तो अलग आता है, शोध बीज भी दे देते हैं। अच्छा। और साहब सांबा का बीज, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ प्रदेश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ की उसके नाम से के शोध प्रजाति के नाम पे दे दिया है। हम ये मानते हैं कि इनको कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, लेकिन सांबा लंबी प्रजाति है तो इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से अब आना चाहिए, और कटेगी जाके नवंबर में। अच्छा, तो 35 दिन लगता है, तो 35 दिन आप यानी परेशान होने की आवश्यकता अभी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस समय हमें कृषि में किस तरह के सामायिक कार्य करने हैं, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।